अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 2 को, जिसका सिलेबस है चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16। तो चलें हम आज का टेस्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट का पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। हमारे पास अवेलेबल टाइम है 15 मिनट्स, जिसमें हमने 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड? हमारे ऑप्शंस: ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज और डी स्टार्च। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, जबकि स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा सी सुक्रोज फॉर द एमसीक्यू नंबर 1। हमारा सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर amorphous solids insoluble in water? हमारे ऑप्शंस: ए मोनोसैकेराइड्स, बी डाइसैकेराइड्स, सी ओलिगोसैकेराइड्स और डी पॉलीसैकेराइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स जैसे स्टार्च है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो डेफिनेटली एमसीक्यू नंबर 2 में हमारा राइट चॉइस होगा डी पॉलीसैकेराइड्स। हमारा थर्ड एमसीक्यू, थाउजेंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म। हमारे ऑप्शंस: ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन्स, सी लिपिड्स और डी विटामिन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल है और उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है एमिनो एसिड। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा बी प्रोटीन्स फॉर द एमसीक्यू नंबर 3। हमारा फोर्थ एमसीक्यू, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर इज। हमारे ऑप्शंस: ए 78.09%, बी 20.94%, सी 0.93% और डी 0.03%। मेरे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एयर में मैक्सिमम परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है नाइट्रोजन गैस का। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा ए 78.09% फॉर द एमसीक्यू नंबर 4। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ। हमारे ऑप्शंस: ए सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि रेन वाटर एसिडिक हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट चॉइस होगा बी CO2 गैस फॉर द एमसीक्यू नंबर 5। हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, द फार्मूला ऑफ ओजोन इज। ऑप्शंस: ए O2, बी O3, सी O यानी एटॉमिक ऑक्सीजन और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो हमारा राइट चॉइस होगा बी O3 फॉर द एमसीक्यू नंबर 6। हमारा सेवंथ एमसीक्यू, अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। ऑप्शंस: ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी आयन डाइपोल फोर्सेस, सी आयनिक बॉन्डिंग और डी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल सॉल्युबल होता है वाटर में और उसकी रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा राइट चॉइस होगा ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर द एमसीक्यू नंबर 7। हमारा एट्थ एमसीक्यू, टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ। हमारे ऑप्शंस: ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट
और डी मैग्नीशियम सल्फेट? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ, और उसकी सिंपल सी रीजन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है ए फॉर द एमसीक्यू नंबर 8। हमारा 9th एमसीक्यू, सोडियम जियोलाइट इज रेजन ऑफ ऑप्शंस ए सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, बी ऑप्शन पोटाशियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सी ऑप्शन लिथियम एल्यूमिनो सिलिकेट, और डी ऑप्शन रुबिडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। सोडियम जियोलाइट का केमिकल फार्मूला NaAlSiO3 ट्वाइस। तो हम कहेंगे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट रेजन है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए फॉर द एमसीक्यू नंबर 9। हमारा 10th एमसीक्यू, मेट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑप्शंस ए FeS and CuS, B Cu2O and FeO, C option Cu2S and FeS, और D option CuS and FeO। मेट मिक्सचर होता है क्यूप्रस सल्फाइड का और फेरस सल्फाइड का। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा C फॉर द एमसीक्यू नंबर 10। हमारा 11th एमसीक्यू, purity of water obtained at the end of smelting process is options A 25%, B 45%, C 65% और D 75%। 45% कॉपर हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होता है आफ्टर स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा B 45% फॉर द एमसीक्यू नंबर 11। हमारा 12th एमसीक्यू, sodium carbonate is manufactured by options A Haber's process, B Ostwald's process, C Solvay's process और D none of the above। तो हमारा राइट ऑप्शन है C Solvay's process फॉर द एमसीक्यू नंबर 12। हम सोडियम कार्बोनेट को कमर्शियल स्केल पर हासिल करते हैं थ्रू द Solvay's प्रोसेस। तो अब हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन टेस्ट नंबर 2 का। स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन के 2 पार्ट्स हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को और उसके बाद सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को, और हमारे पास अलाउड टाइम है 1 hour and 45 minutes। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है How plants synthesize carbohydrates? Carbohydrates are synthesized by plants through photosynthesis process from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. My dear students, plants carbohydrates को प्रिपेयर करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? ग्लूकोज इज ए पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड while fructose is a pentahydroxy ketone। My dear students, ग्लूकोज एल्डिहाइड है जबकि फ्रक्टोज कीटोन है, और यहां आप फार्मूलाज में देख भी सकते हो कि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पर होता है हाइड्रोजन एटम, जबकि कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप की बोथ साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स? गिव एन एग्जांपल। पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स consisting of hundreds to thousands of monosaccharides, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है स्टार्च एंड सेलुलोज। हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्रोटीन्स फॉर्म्ड? 2 amino acid link through peptide linkage. Peptide linkage is formed by the elimination of water molecule between the amino group
of one amino acid and carboxyl acid group of another. My dear students, actually जब दो इमाइनो एसिड मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं तो एलिमिनेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल की, और इस वे से जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पर कि एक इमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे इमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल से यूनाइट होता है। इस वे से जो बॉन्ड, जो लिंकेज डेवलप होती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो इस वे से थाउजेंड्स ऑफ इमाइनो एसिड मॉलिक्यूल यूनाइट हो जाते हैं और इस वे से बनता है एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इमाइनो एसिड्स? राइट देयर जनरल फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड पे गौर करें, इमाइनो एसिड यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट हैं दो फंक्शनल ग्रुप्स, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा है एमाइनो ग्रुप। तो हम कहेंगे कि अगर अल्फा कार्बन से अटैच होता है एमाइनो ग्रुप तो वो अल्फा इमाइनो एसिड है, बीटा कार्बन से अटैच होता है एमाइनो ग्रुप तो वो बीटा इमाइनो एसिड है। लेकिन जनरली नेचुरली अकरिंग इमाइनो एसिड्स अल्फा इमाइनो एसिड्स होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू फैटी एसिड्स with their formula. Palmitic acid C15H31COOH and stearic acid C17H35COOH, और दोनों बड़े मॉलिक्यूल हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज ओजोन लेयर फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फीयर? The mid stratosphere has less UV light passing through it. Here, atomic oxygen and oxygen molecule recombine to form ozone, which is an exothermic reaction. Ozone formation in this region results in the formation of ozone layer. Thus, ozone layer exists in mid-stratosphere. हमारा question number 8. What is the range of temperature of stratosphere and mesosphere? Range of temperature of stratosphere. Above the troposphere layer lies the stratosphere that extends up to 50 km. In this layer, temperature rises up to 2 degrees centigrade. Range of temperature of mesosphere. Beyond the stratosphere lies the mesosphere, covering up to 85 km. In this region, again, temperature decreases down to minus 93 degrees centigrade. My dear students, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, attempt any 5 parts from the following questions. What is the difference between atmosphere and environment? Atmosphere. Atmosphere is the envelope of different gases around the earth. It extends continuously from the earth's surface outward without any boundary. While environment is the collection of surrounding things around us. With respect to composition हम बात करें, atmosphere contains the different gases. Environment contains the living and non-living things around us. हमारा second short question है, question number 3 में, carbon dioxide is responsible for heating up atmosphere how? Carbon dioxide for heating up atmosphere. The carbon dioxide forms a layer around the earth like an envelope. It allows the heat rays of the sun to pass through it and reach up to the earth. These rays are reflected from the earth's surface and go back to upper atmosphere. In this way, it warms the atmosphere. Normal concentration of carbon dioxide layer retains enough heat to keep the atmosphere warm. So, normal concentration of CO2 is necessary and beneficial for keeping the temperature warm. हमारा next short question, what do you mean by greenhouse effect? Greenhouse effect. The warming of atmosphere by trapping of long wave radiation being radiated to space is called greenhouse effect. The gases responsible for this effect as carbon dioxide, methane
and water vapors, etc. हमारा next short question, why is ozone depleting in atmosphere? Depletion of ozone layer. The ozone layer is being depleted through various chemical reactions. However, chlorofluorocarbon, CFCs, used as refrigerants in air conditioners and refrigerators, are major cause of depletion of ozone layer. These compounds leak in one way or other, escape and diffuse to stratosphere. हमारा next short question, what do you mean by boiler scales? How are they removed? Hard water is unfit for use in steam engines, boilers and turbines because insoluble calcium and magnesium salts deposit inside. These are called scales. These are bad conductor of heat and hence more fuel is used. Method of removal of boiler scales. These can be removed by using the sodium zeolite. Our next short question, how is jaundice caused? Write its symptoms. Jaundice. Jaundice is caused by excess of bile pigments in the blood. Liver ceases to function. Symptoms, eyes turn yellow. Patient feels weakness and fatigue. Our next short question, why is water considered to be a universal solvent? Water is the universal solvent because it can dissolve almost all the minerals. Its ability to dissolve substances is because of two unique properties of water. Number one, polarity of water molecule. Number two, exceptional hydrogen bonding ability. हमारा next short question, define soft and hot water. Soft water is that water which produces good leather with soap. Hot water is that water which does not produce leather with soap. हमारा question number 4, attempt any 5 parts from the following questions. हमारा पहला short question है question number 4 में, what are the causes of hardness in water? Causes of hardness. The rainwater while coming down absorbs carbon dioxide from the atmosphere. The water mixed with carbon dioxide when passes through beds of the soil converts insoluble carbonates of calcium and magnesium into soluble bicarbonates. It may also dissolve chlorides and sulfates of calcium and magnesium. These salts make the water hard. अगर आप केमिकल इक्वेशन को क्लोजली लुक करो, कैल्शियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इन द सेम वे जब मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करता है तो बनता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. और ये मेन काजेज हैं फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टेम्पोरेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. Temporary hardness of water. Temporary hardness is because of presence of bicarbonates of calcium and magnesium. Permanent hardness of water. Permanent hardness is because of presence of sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Methods of removing hardness. Temporary hardness of water is easily removed by boiling the water, Clark's method. जबकि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के भी 2 मेथड्स, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम जियोलाइट. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ओर्स. राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ओर्स ऑफ कॉपर. ओर्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट ए कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ द मेटल्स. जैसे कॉपर के 2 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, copper glance Cu2s and chalcopyrite CuFeS2. Define gauge and metallurgy. Our next question. Gauge, the earthly and other impurities associated with the minerals are known as gauge. Metallurgy, the process of extraction of metal in a pure state on a large scale from its ore by physical
आर केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। जैसे सोडियम क्लोराइड से जब हम सोडियम हासिल करते हैं तो यह प्रोसेस कहलाएगा मेटलर्जी। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द रॉ मटेरियल्स फॉर सॉल्वेज प्रोसेस। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर चीप एंड इजीली अवेलेबल। दीज आर इन अबंडेंस सच एज सोडियम क्लोराइड और ब्रोइन, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया गैस NH3। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 वॉल्यूम की रेशियो से मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होते हैं अमोनिया गैस के। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल in the pure state from its ore are: number 1, concentration of the ore; number 2, extraction of metal; number 3, refining of metal। ये 3 स्टेप्स हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के उसके ओर से। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस लाइज इन द लो solubility of sodium bicarbonate at low temperature, that is at 15 degrees centigrade. When carbon dioxide is passed through an ammoniacal solution of NaCl called ammoniacal brine, only sodium bicarbonate precipitates। और सोडियम बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज हो जाएगा सोल्यूशन में एज सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट सेकंड, जिसमें हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन हैं और उनमें से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2, and magnesium ion, magnesium +2, are removed as insoluble salts by adding washing soda, sodium carbonate, or sodium zeolite। E, by using washing soda, ये पहला मेथड। The addition of washing soda removes the calcium and magnesium ions as the insoluble calcium and magnesium carbonates respectively। अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखें क्लोजली, सोडियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम सल्फेट के साथ ट्रीट किया जाता है तो प्रोड्यूस होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। इन द सेम वे, जब सोडियम कार्बोनेट को ट्रीट किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ तो प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। सेकेंड मेथड, बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट एन आयन एक्सचेंजर। सोडियम जियोलाइट is a naturally occurring resin of sodium aluminium silicate, NaAlSiO3 twice, which can also be prepared artificially. It is used for softening of water at domestic as well as on industrial scale। अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखें, सोडियम जियोलाइट को जब ट्रीट किया जाता है कैल्शियम सल्फेट के साथ तो प्रोड्यूस होता है कैल्शियम जियोलाइट and sodium sulfate। Procedure: when water is passed through resin, sodium ions of the resin are exchanged with the unwanted calcium and magnesium ions of the hard water। Regeneration of sodium zeolite: when resin is fully used up, it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of NaCl। The reverse process take place because of high concentration of sodium ions। और आप केमिकल इक्वेशन में भी देख सकते हैं, जब हम कैल्शियम जियोलाइट को ट्रीट करते हैं NaCl से तो प्रोड्यूस होता है सोडियम जियोलाइट एंड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट। हमारा बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का, एक्सप्लेन
oligosaccharides. Oligosaccharides give 2 to 9 units of monosaccharides on hydrolysis. Classification: these are classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. depending upon the number of units they produce on hydrolysis. My dear students, जब 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो बनते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, और जितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं फॉर मेकिंग द ओलिगोसैकेराइड्स, उन्हीं की बेस पे हम ओलिगोसैकेराइड्स की नेमिंग करते हैं. यानी डाइसैकेराइड्स जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं, ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 मोनोसैकेराइड्स यूनाइट हुए हैं. सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड हीट, तो प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 मोनोसैकेराइड्स हैं जिनके मिलने से बना है सुक्रोज, जो कि एक ओलिगोसैकेराइड है, यानी डाइसैकेराइड है. अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की, these carbohydrates are white crystalline solids easily soluble in water. They are also sweet in taste just like monosaccharides. They may be reducing or non-reducing. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और उसका ए पार्ट है, डिफाइन एसिड रेन, हाउ इज इट फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स. Acid rain, the rain having pH lower than the natural rain, which may be up to 4, formed by the dissolving of acidic air pollutants such as oxides of sulfur and nitrogen into the rainwater, is called acid rain. My dear students, जब सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स मिक्स हो जाती हैं रेन वाटर में, तो फिर ऐसी रेन वाटर कहलाता है एसिड रेन. और डेफिनेटली इसकी पीएच कम होती है नॉर्मल रेन वाटर से. Formation of acid rain. Burning of fossil fuels produces oxides of sulfur and nitrogen in air. Rainwater converts sulfur dioxide into sulfuric acid and NOx, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, to nitrous acid and nitric acid, HNO2 nitrous acid, HNO3 nitric acid. Normally, rainwater is weakly acidic because it consists of dissolved carbon dioxide of the air. Its pH is about 5.6 to 6. But rainwater on dissolving air pollutants, yani acids, becomes more acidic and its pH reduces to 4. Thus, acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rainwater. These acids dissolve in rainwater and damage soil, animals, plants, and aquatic life. Effects of acid rain. Number 1, accumulation of metals in human body. Acid rain on soil and rocks leaches heavy metal like aluminium, mercury, lead, chromium, etc. with it and discharges these metals into rivers and lakes. This water is used by human beings for drinking purpose. These metals accumulate in human body to a toxic level. Second, suffocation of aquatic life. The aquatic life present in lakes also suffers because of high concentration of these metals, especially high concentration of aluminium. Ions clogs the fish gills. It causes suffocation and ultimately death of fish. Third, effects on building. Acid rain attacks the calcium carbonate present in the marble and limestone of buildings and monuments. Thus, these buildings are getting dull and eroded day by day. Fourth, acidity of soil. Acid rain increases the acidity of the soil. Many crops and plants cannot grow properly in such soil. It also increases the toxic metals in the soil that poison the vegetation. Even old trees are affected due to acidity of soil. Their growth is retarded, they get dry and die. Fifth,
Effects on leaves and plants. Acid rain directly damages the leaves of trees and plants, thus limiting their growth. Depending upon the severity of the damage, plants' growth can be hampered. Plants' capability to resist cold or diseases reduces and ultimately they die. B part question का explain the electrolytic refining copper through electrolysis. Introduction. Refining the impure metal by electrolysis in the most widely used process of refining of metal. My dear students, आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव वे से विद डायग्राम इस क्वेश्चन का आंसर अपनी आंसर शीट पर पुट करना है. एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड, दूसरा एनोड. कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लिंक किया जाता है और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लिंक किया जाता है. कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस होता है, जबकि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं कॉपर की इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें जो कैथोड है ये बना हुआ होता है प्योर थिन कॉपर शीट का, जबकि एनोड बना हुआ होता है इम्प्योर कॉपर का. और इस सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जब हम इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल बैटरी के साथ, तो कॉपर जो इम्प्योर एनोड में प्रेजेंट है, आफ्टर ऑक्सीडेशन वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +2 आयन में, चला आता है सॉल्यूशन में और वहां से फिर फर्दर माइग्रेट कर जाता है टुवर्ड्स कॉपर प्योर कैथोड. इस वजह से सारे का सारा कॉपर जो प्रेजेंट था इम्प्योर कॉपर एनोड के अंदर, वो पहले आ गया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में आफ्टर ऑक्सीडेशन, और फिर वहां से ट्रांसफर हो गया टू द प्योर कॉपर शीट दैट इज वर्किंग एज ए कैथोड. इस वजह से हम सारे का सारा कॉपर निकाल लेते हैं एनोड से, उसे पहले ले आते हैं सॉल्यूशन में और फिर उसको फर्दर डिपॉजिट कर देते हैं ऑन द प्योर कॉपर शीट. इस वजह से जो पीछे इंप्योरिटीज रह जाएंगी उनको हम मड कहेंगे, और जब सारे का सारा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द प्योर कैथोड कॉपर शीट, तो वो थिन से थिक हो जाएगा. तो थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली हम कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, यानी कॉपर को आइसोलेट कर रहे हैं उसकी इंप्योरिटीज से. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये टॉपिक तैयार करना है विद लेबल्ड डायग्राम. हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, गिव द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, rising of temperature. Accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 degrees centigrade every year. Changes in weather patterns. It is causing major changes in weather patterns. Extreme weather events are occurring more commonly and intensely than previously. Risk of flood and tropical cyclones. It melts glaciers and snow caps that are increasing flood risks and intense tropical cyclones. Rising of sea level. Sea level is rising due to which low-lying areas are liable to be submerged, turning previously populated areas no longer habitable. B part, give the advantages of solvage process. पहला एडवांटेज, cheap process. It is a cheap process as raw materials are available at very low prices. Recycling of carbon dioxide and ammonia. Carbon dioxide and ammonia are recovered and reused. Pollution-free process. Process is pollution-free because the only waste is calcium chloride solution.
Purity of sodium carbonate. Sodium carbonate of very high purity is obtained. Less consumption of fuel. Consumption of fuel is very less since no solution is to be evaporated. My dear students, आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व किया है. मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं एज ए टीचर कि आप लोग अगेन इस टेस्ट को सॉल्व करोगे सेपरेट पेपर पे, ताकि आपकी एक अच्छी और बेहतर प्रैक्टिस हो जाए फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.